किशन गरीब था। वो रोज बाजार में अपनी छोटी सी रेड़ी लगाकर स्वादिष्ट आलू के पराठे बेचता था और उसी से अपने घर का गुजारा करता था। हमेशा की तरह आज भी वो सुबह से ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। किशन ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोला, आज तो मौसम कितना अच्छा हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मन जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा। वो उदास होकर सोच ही रहा था कि तभी गांव के कुछ लोग उसकी रेड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आइए भैया, बताइए पराठे में तीखा हल्का रखना है या थोड़ा तेज? अरे किशन भैया, आप तो जानते ही हो मुझे ज्यादा तीखा पसंद नहीं है, बस हल्का सा मसाला रखना। ठीक है भैया, हमेशा की तरह स्वादिष्ट पराठा बनाकर देता हूँ। किशन खुशी खुशी चूल्हा जलाने लगा। तवा गरम हुआ, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी और बिजली जोर जोर से कड़कड़ाने लगी। इतने में एक ग्राहक बोला, अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए पराठे मत बनाना, मैं तो सामने सुरेश ढाबे वाले के यहाँ जाकर खाऊंगा। इस बारिश में यहाँ रेड़ी के पास खड़े होकर कौन खाएगा? लेकिन सुरेश ढाबे वाला कितने महंगे पराठे देता है, और सच कहूँ तो उसके हाथों में स्वाद भी नहीं है जो किशन भैया के पराठों में है। स्वाद अपनी जगह है भाई, लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। कम से कम आराम से बैठकर ढाबे में बारिश का मजा लेते हुए गर्मा गर्म पराठे तो खाऊंगा। सच कहूँ तो इस बारिश में मैं भी यहाँ अकेला खड़ा होकर नहीं खाना चाहता, मैं भी तुम लोगों के साथ ढाबे पर ही चलता हूँ। ये सुनते ही किशन का चेहरा उतर गया। उसने कहा, अरे भैया, आलू का मसाला तो तैयार हो गया, बस 2 मिनट दीजिए, अभी गर्मा गर्म पराठे बनाकर देता हूँ। यह पराठे किसी और ग्राहक को दे देना, हम लोग ढाबे पर जा रहे हैं। इतना कहकर सभी ग्राहक सामने वाले सुरेश ढाबे पर चले गए। किशन चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जगी थी वो पल भर में बुझ गई। जिस जगह किशन अपनी छोटी सी रेड़ी लगाता था, ठीक सामने सुरेश का ढाबा था। वहाँ खाने के दाम ज्यादा थे और स्वाद भी साधारण था, लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग आराम देकर उसी ढाबे की तरफ जा रहे थे। सुरेश ढाबे वाला अपने ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। बाजार में सभी रेड़ी वाले अपना सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन किशन शांत खड़ा हुआ था। अरे किशन, तुम अभी तक अपना सामान नहीं समेट रहे क्या? तुम्हें घर नहीं जाना? भाई, आज सुबह से 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वह भी उम्मीद लगाए बैठी होगी। सोच रहा हूँ थोड़ी देर और रुक जाऊं, शायद कोई ग्राहक आ ही जाए। भैया किशन, मौसम बहुत खराब है, ऐसे मौसम में भला तुम्हारे आलू के पराठे खरीदने कौन बाहर निकलेगा? सामने सुरेश का ढाबा भी है, लोग वहीं चले जाएंगे, तुम बेकार में समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ भाई, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लेता हूँ, फिर मैं भी चला जाऊंगा। धीरे धीरे सभी रेड़ी वाले अपना सामान समेटकर वहाँ से चले गए। अब पूरे बाजार में केवल किशन की रेड़ी बची थी। तेज हवाएं चलने लगी थी, बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। किशन अपनी रेड़ी को बचाने के लिए पास के एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया। किशन थक चुका था। उसने उदास होकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा, लगता है आज किस्मत में कमाई लिखी ही नहीं है। अब समय बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं घर चला जाऊं। किशन अपना सामान समेट ही रहा था कि तभी एक बुजुर्ग औरत बारिश में भीगते हुए उसके पास आई। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अम्मा जी, तेज बारिश आने वाली है, इसलिए मैंने सब सामान पैक कर लिया था, लेकिन आपके लिए मैं फिर से चूल्हा जला लेता हूँ। बताइए कितने पराठे बनाऊं? बेटा, भूख तो बहुत जोर की लगी है, 4-5 पराठे खा सकती हूँ। ठीक है अम्मा जी, मैं अभी गर्मा गर्म आलू के पराठे बना कर देता हूँ। कम मसाले वाले बनाऊं ना? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक थैला भी नहीं है। अम्मा जी, आप पैसों की चिंता क्यों करती हैं? भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट आलू के पराठे बना कर लाता हूँ। किशन का ठंडी हवाओं के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा और फिर शुद्ध देसी घी में सुनहरे आलू के पराठे सेकने लगा। ऊपर से उसने मक्खन लगाया। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू दूर तक फैल गई। किशन उन पराठों को उस बेसहारा बुजुर्ग औरत को देने लगा। अम्मा जी, लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे, खा लीजिए।
ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। आज के जमाने में भला कौन बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है। अम्मा जी, मैं खुद एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी हो तो उसमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। वो बुजुर्ग औरत किशन को ढेर सारी दुआएं देने लगी। किशन ने आसमान की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरी। अब तक उसे समझ आ चुका था कि आज उसकी किस्मत में कमाई नहीं लिखी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। बारिश तेज हो चुकी थी। किशन अपनी भीगी हुई रेड़ी को धक्का देता हुआ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमन उसके पास आई। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? सुमन, आज 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। ग्राहकों का इंतजार करता रहा। लोग मेरी रेड़ी तक आए, लेकिन किसी ने पराठा नहीं खाया। अब सीधे सुरेश के ढाबे पर चले गए। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? गांव वालों को तो तेरे हाथ के बने देसी घी और मक्खन वाले आलू के पराठे बहुत पसंद है। फिर आज सब सुरेश के ढाबे पर क्यों चले गए? माँ, मेरी तो बस एक छोटी सी रेड़ी है और सुरेश का बड़ा ढाबा। वहाँ कुर्सियाँ हैं, छत है, लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं। अब मानसून शुरू हो गया है, बारिश में कौन मेरी खुली रेड़ी पर खाना खाएगा? मुझे नहीं लगता कि अच्छी कमाई हो पाएगी। बेटा, इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपनी जान लगाकर मेहनत करता है, बाकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। लेकिन मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। मैंने सोचा था कि इस मानसून में चौपाल पर एक छोटी सी पक्की दुकान ले लूंगा और अपना आलू का पराठे का व्यापार बढ़ाऊंगा, लेकिन लगता है इस साल भी यही रेड़ी धकेलनी पड़ेगी। किशन परेशान था। मानसून का मौसम शुरू हो चुका था और लगातार बारिश की वजह से उसकी रेड़ी पर ग्राहक बहुत कम आने लगे थे। उसे चिंता सताने लगी थी। आखिरकार वो अपनी पत्नी और माँ का ख्याल कैसे रखेगा? अगली सुबह किशन फिर एक नई उम्मीद के साथ उठा। अपनी आलू पराठे वाली रेड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने अपनी रेड़ी लगाई और ग्राहकों का आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेड़ी के पास आए। किशन भैया, गरम गरम तो चटपटे आलू के पराठे लगा दीजिए, और हाँ, चटनी थोड़ी ज्यादा देना, आपकी चटनी बहुत स्वादिष्ट होती है। बस 5 मिनट दीजिए। किशन तुरंत काम में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म पराठे चटनी के साथ ग्राहकों को परोस दिए। उसी समय शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे सूट बूट पहन रखे थे। उन्हें देखकर पास में ढाबा चलाने वाला सुरेश जोर से आवाज लगाने लगा। अरे भाई साहब, इस छोटी सी रेड़ी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता? आइए मेरे ढाबे पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। भाई, जब आपके ढाबे पर ग्राहक आते हैं तब मैं उन्हें अपनी रेड़ी पर नहीं बुलाता, फिर आप मेरे ग्राहकों को क्यों बुला रहे हो? अरे किशन, यह शहर के बड़े लोग हैं। अगर तेरी रेड़ी के पराठे खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। सुरेश भाई, ग्राहक को रोकने वाले न आप और न मैं। यह उनकी अपनी मर्जी है कि उन्हें कहाँ खाना पसंद है। मेरी नाक दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पराठों की खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी लाजवाब होगा। 2 पराठे मेरे लिए और 2 मेरे दोस्त के लिए, जल्दी से बना दो। ये सुनकर किशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में किशन ने गर्मा गर्म आलू के पराठे चटनी और रायते के साथ उन दोनों के सामने परोस दिए। वाह भैया, यह आलू के पराठे तो कमाल के हैं। इतने स्वादिष्ट पराठे तो मैंने बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। एक पराठा और खिलाइए और कुछ घर के लिए भी पैक कर दीजिए। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। इन पराठों में जो मसाले पड़ते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सब तैयार करती हैं। हम खाने में कभी भी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी और मेहनत को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। अच्छा, कितने पैसे हुए? साहब, पूरे 200 रुपए हुए। वो शहरी व्यक्ति जैसे ही जेब से अपना वॉलेट निकालने लगा, उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे, यह क्या? भैया माफ करना, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है। मेरे पास तो अभी पैसे देने के लिए नहीं है और मैंने बिना सोचे समझे इतने पराठे खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस गांव में आना हो तब दे देना। वो अमीर व्यक्ति किशन को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर एक बरसाती शाम आई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से चमक रही थी और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी।
किशन अपनी रेडी के पास खड़ा सोच रहा था कि शायद आज भी कमाई नहीं होगी। तभी दूर से एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से वही शहरी व्यक्ति उतरा। उस दिन आपने एक अनजान मुसाफिर पर भरोसा किया था, बिना पैसे लिए उससे पेट भर खाना खिलाया था। आज मैं सिर्फ आपके पैसे लौटाने नहीं आया, आज आपके पास जितने भी पराठे बनाने की सामग्री है सबके पराठे बना दीजिए, मुझे सारे पराठे चाहिए। ये सुनते ही किशन की आंखें चमक उठी। जिसे आज पूरे दिन एक ग्राहक की उम्मीद नहीं थी, उसकी सारी मेहनत एक ही पल में सफल होती दिखाई देने लगी। लेकिन पास में ही अपने ढाबे पर बैठा सुरेश ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। किशन की तो किस्मत खुल गई, अब शहरी लोग भी इसके पराठों की तारीफ करने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह बड़ा ढाबा खोल लेगा और लोग मेरे ढाबे पर आना बंद कर देंगे। रामू, रामू, जरा इधर आ। सुरेश अपने ढाबे पर काम करने वाले रामू को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, अभी के अभी किशन की रेहड़ी पर जाओ और ऐसा हंगामा करो कि वह शहरी आदमी यहाँ से चला जाए और दोबारा कभी किशन की रेहड़ी की तरफ देखने भी ना आए। यह काम आपका मुझसे नहीं मालिक, किसी और से करवाना चाहिए। अगर किशन ने मुझे पहचान लिया तो वह सबको सच बता देगा। तेरी बात में दम तो है, चल ठीक है, यह काम किसी और से करवाता हूँ। दरअसल सुरेश अंदर ही अंदर जल रहा था। अब तक बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक उसी के ढाबे पर आते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लोग किशन के स्वादिष्ट आलू के पराठों की तारीफ करने लगे थे। शहर से आए लोग भी उसके पराठों की खूब प्रशंसा कर रहे थे। ये सब देखकर सुरेश के मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन उसने अपनी जलन में आकर एक भाड़े के आदमी को किशन की रेहड़ी पर भेज दिया। किशन हमेशा की तरह मुस्कुराया। उसने साफ हाथों से गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए और सुरेश के भेजे हुए आदमी को पराठे खाने को दिए। और कुछ ही देर बाद अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे यह कैसे पराठे बनाए हैं तुमने? बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इन्हें खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो और मसाले भी नकली इस्तेमाल करते हो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए, मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। देखिए मेरी रेहड़ी बिल्कुल साफ है और मसाले तो मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से घर में तैयार करती हैं। उनमें रत्ती भर भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जरूर तुम्हारे पराठों में मिलावट है, तभी तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। अरे गाँव वालों, इसके आलू के पराठे मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। किशन भाई, 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे तो तुमने बेईमानी शुरू कर दी। मसालों में भी मिलावट करने लगे। गाँव वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। सुरेश भाई, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे आलू के पराठे में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। मैं हमेशा साफ सफाई और ईमानदारी का ध्यान रखता हूँ। लेकिन सुरेश और उसका भेजा हुआ आदमी लगातार हंगामा करते रहे। उनकी बातें सुनकर ग्राहक आपस में बातें करने लगे। क्या पता सच में मिलावट हो? अगर पराठे खाकर हमारी तबीयत खराब हो गई तो? धीरे धीरे सभी ग्राहक वहां से हटने लगे। किशन बार बार लोगों को समझाता रहा, लेकिन उस समय कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर झूठा आरोप लगता देखकर किशन का दिल टूट गया। शाम को उदास होकर वो घर लौटता है। अरे बेटा, तू गांव वालों की बातों की इतनी चिंता क्यों करता है? वो शहरी बाबू, क्या नाम है उसका, विजय, वो तो हर हफ्ते तेरी रेहड़ी से सारे पराठे खरीद कर ले जाता है। इस मानसून में उसी के भरोसे हमारा गुजारा हो जाएगा। माँ, मेरे पराठों में मिलावट की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी है। आपको क्या लगता है जब विजय बाबू यह सब सुनेंगे तो वह मेरे पराठे खरीदेंगे? नहीं माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। बेटा, सच कभी छुपता नहीं। हमने कोई बेईमानी नहीं की, हमारे मसाले शुद्ध हैं। एक दिन गांव वालों को ये बात जरूर समझ आएगी कि तूने कभी कोई बेईमानी नहीं की, तू ईमानदार है। सुमन और कावेरी किशन को हिम्मत देती रही। अगले दिन किशन फिर एक नई उम्मीद और हल्की सी मुस्कान के साथ बाजार में अपनी रेहड़ी लगाता है। वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी सुरेश ताना मारते हुए कहता है, अब यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारने से कोई फायदा नहीं है किशन, तेरे पास अब कोई ग्राहक नहीं आने वाला। किशन चुपचाप उदास होकर बैठ जाता है, जबकि सुरेश मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। कुछ देर बाद अचानक एक चमचमाती महंगी कार आकर किशन की रेहड़ी के सामने रुकती है। कार से वही अमीर शहरी व्यक्ति विजय उतरता है। किशन तुरंत खड़ा हो जाता है। साहब, आप गांव वालों की बात पर विश्वास मत कीजिए।
मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे आलू के पराठों में कोई मिलावट नहीं है। एक बार फिर से खाकर देखिए, यह सब झूठी अफवाह है। किशन, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हारे आलू के पराठे सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम्हारे हाथों में अलग ही स्वाद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई पसंद आई। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरे साथ कैसा काम करना चाहते हैं? मैं बहुत समय से अपना व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहा था। हाईवे पर मेरी एक जमीन पड़ी है। हम वहाँ एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर आलू के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय का। पैसा और जमीन मेरी होगी और स्वादिष्ट आलू के पराठे तुम बना कर दोगे। किशन ये सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। मैं कहती थी ना बेटा, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। माँ, हम हमेशा उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ काम करेंगे जैसा अब तक करते आए हैं। कभी खाने में मिलावट नहीं करेंगे और हमेशा प्यार से लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें इंसान का प्यार और मेहनत भी होती है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और हाईवे पर किशन का आलू पराठे वाला ढाबा बहुत मशहूर हो गया। उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। किशन को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल मिल रहा था। वो अब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश के ढाबे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दिन भर खाली बैठा मक्खियाँ मारता रहता था। अब तो ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कोई मुझसे कुछ खरीदने ही नहीं आता। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे बोला, सुरेश, यह सब उसी का परिणाम है जो तुमने किशन के साथ किया था। तुमने उस पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरे गांव में उसकी बदनामी की थी। किशन के आलू के पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि दूर दूर से खाने आते हैं सभी लोग, और तुम्हारे ढाबे की तरफ कोई देखता भी नहीं है। उसे उसकी सच्चाई और मेहनत का फल मिल रहा है। गांव वालों को भी सच पता चल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि किशन के आलू के पराठे में कभी कोई मिलावट नहीं थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। असली मिलावट और बेईमानी तो सुरेश करता था। गांव वालों ने भी सुरेश को उसकी गलतियों की सजा दे दी थी। अब कोई उससे कुछ नहीं खरीदता था। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक दिन वो किशन के पास गया। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बदनाम किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे आगे ना निकल जाओ। लेकिन अब समझ आया कि बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे पूरा विश्वास था एक दिन गांव वालों को मेरी ईमानदारी और सच्चाई जरूर पता चलेगी, और मुझे यह देखकर भी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने तो मेहनत और ईमानदारी से इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों की वजह से सड़क पर आ गया हूँ। अब कोई काम धंधा भी नहीं बचा। घर के हालत बहुत खराब हो गए हैं। सुरेश, दुखी मत हो। अब मेरा काफी काम बढ़ गया है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। यह जानते हुए भी कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे अपने यहाँ काम पर रख रहे हो। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है, बस यही काफी है। ज्यादा मत सोचो और कल से काम पर आ जाओ। किशन की ये बात सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद सुरेश ने भी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। किशन की अच्छाई और सच्चाई ने एक बुरे इंसान की जिंदगी बदल दी। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है।